My dear students, Assalamu alaikum. Here is an exercise for you. Exercise of the chapter Glory and Hope by Nelson Mandela. And after the exercise, I will tell you the summary, how to summarize the chapter Glory and Hope. Starting with your first question. Who are the people Nelson Mandela is addressing and what is the occasion? Your answer is Nelson Mandela is addressing the royal powers. You can add high authorities as well, distinguished guests, his comrades and friends who were assembled on the occasion of the first presidential address of Mandela after being elected as the first black president of South Africa in 1994. जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले काले लोगों में से चुने गए प्रेसिडेंट थे, सदर बने साउथ अफ्रीका के, ये 1994 के इलेक्शंस की बात है. He was elected as the first black president of South Africa. तो उस वक्त उन्होंने, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पहली प्रेसिडेंशियल स्पीच डिलीवर की. He delivered this historical speech when South Africa was conferred with glory and hope. Question number 2 is, what figurative language does Nelson Mandela use to communicate profound feelings of patriotism and sense of belonging to his homeland? What figurative language does he use? Figurative means which does not have its literal meaning, but it has some deeper meaning. It means something else. Now see, Nelson Mandela is using a figurative language, जिसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी आप कहते हैं. यू यूज मेटाफर, जब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं चीजों का, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज. मेटाफोरिकल लैंग्वेज भी इसको आप कह सकते हैं. नेल्सन मंडेला इज यूजिंग अ फिगरेटिव लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इंटीमेसी विद हिज होमलैंड. अपनी सरजमीन के साथ मोहब्बत का इजहार, कि वो कितने अटैच हैं अपने सॉइल से, उसका इजहार करने के लिए उन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की. ही सेज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर एज इंटीमेटली अटैच्ड विद द सॉइल ऑफ दिस लैंड एज फेमस जैकारांडा ट्रीज ऑफ प्रिटोरिया एंड द मिमोसा ट्रीज ऑफ बुशवेल्ड. He means to say that the soil of Pretoria and Bushveld is suitable for such type of trees. जैसा कि प्रिटोरिया की सरजमीन जैकारांडा जैसे दरख्तों के लिए बहुत सूटेबल है. वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि जैकारांडा ट्रीज दे कैन ग्रो इन अबंडेंस, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ उगते हैं और बहुत फलते फूलते हैं. इसी तरह मिमोसा के जो दरख्त होते हैं वो बुशवेल्ड की सरजमीन पे बहुत अच्छे तरीके से उगते हैं, क्योंकि बुशवेल्ड की जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो इस तरह के दरख्तों के लिए बहुत मुनासिब है, सूटेबल है. ऐसे उनके कहने का मतलब यह है, ही मीन्स टू से दैट द सॉइल ऑफ प्रिटोरिया एंड बुशवेल्ड इज सूटेबल फॉर सच टाइप ऑफ ट्रीज एंड कैन ग्रो वेल इन सच टाइप ऑफ सॉइल. इस तरह की मिट्टी में वो बहुत अच्छी तरह से फलते फूलते हैं. सिमिलरली देखिए, अब ये फिगरेटिव लैंग्वेज उन्होंने यूज की है तशबीह देने के लिए, आपस में मुशाबियत करने के लिए. किस चीज के साथ? सिमिलरली दे आर बॉर्न हियर इन दिस लैंड. ये लोग भी अपने बारे में और साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे पैदा हुए. दिस इज द लैंड ऑफ देयर फोर फादर, ये उनके आबाओ अजदाद की जमीन है. एंड दे विल डाई हियर, वो यहीं पे मर भी जाएंगे. So they are closely attached with this soil. इसीलिए वो इस मिट्टी से इतना अटैच हैं and cannot survive anywhere else. वो कहीं भी और survive या जिंदा नहीं रह सकते. He goes on to say that every time they touch the soil of this land, they feel a sense of personal renewal. जैसे जैसे वो इस जमीन को, हर वक्त जैसे ही वो इस जमीन की मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो उनके अंदर एक नई मजबूती पैदा होती है, नई स्ट्रेंथ उनको मिलती है, उनको फ्रेशनेस मिलती है. दिस इज हाउ ही एक्सप्रेसेस हिज सेंस ऑफ एफिलिएशन विद हिज ओन लैंड, कि कैसे वो लोग अपनी सरजमीन से जुड़े हुए हैं. वो इसकी मिसाल दे रहे हैं प्रिटोरिया के जो ट्रीज हैं और मिमोसा ट्रीज ऑफ बुशवेल्ड के साथ इनको कंपैरिजन करके वो बता रहे हैं कि लोग भी इसी तरह अपने सरजमीन से जुड़े हुए हैं. Question number 3 is, what was the situation like in South Africa before this very celebration of liberty and glory that Nelson Mandela is speaking about? साउथ अफ्रीका के क्या हालात थे आज़ादी से पहले, ये जो लिबर्टी और ग्लोरी इनको मिली उससे पहले क्या हालात थे? Your answer is, before the celebration of liberty and glory, the situation in South Africa was worst.
as far as the rights of black people are concerned, जहां तक काले लोगों के हकूक का ताल्लुक है तो साउथ अफ्रीका के हालात बहुत बुरे थे. द कंट्री वॉज टॉर्न अपार्ट इन 2 सेक्शंस. मुल्क 2 हिस्सों में बट चुका था ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस एंड कलर. द ब्लैक पीपल वर स्पर्न्ड. ब्लैक जो लोग थे उनके हालात बहुत बुरे थे. दे वर स्पर्न्ड मीन्स रिजेक्टेड. उनको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था. उनकी कोई हैसियत नहीं थी. आउटलॉड. दे वर नॉट हैविंग प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड आइसोलेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया ने उनको अकेला कर दिया था बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल ऑप्रेशन. क्योंकि वहां पे रेसिज्म की प्रैक्टिस थी और रेशियल ऑप्रेशन था. नस्ली तासुब की बुनियाद पे उन पे जुल्म किया जा रहा था. द ब्लैक पीपल वर डिसगस्टेड एंड डिसगस्टेड मीन्स उनसे नफरत की जाती थी. उनको बुरा समझा जाता था एंड कंसिडर्ड एज द स्कंक ऑफ द वर्ल्ड. और दुनिया के काबिले नफरत इंसान उनको जाना जाता था. Question number 4 is, what emancipation and liberation is Nelson Mandela speaking about? Nelson Mandela किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, किस emancipation की, किस liberation की बात कर रहे हैं? Your answer is नेल्सन मंडेला इज स्पीकिंग अबाउट द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. वो सियासी आजादी की बात कर रहे हैं. ही सेज दैट एट लास्ट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका हैज अचीव्ड लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग, डेप्रिवेशन, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. वो कहते हैं कि आखिरकार साउथ अफ्रीका के लोगों ने गुर्बत से, मुश्किलात से, महरूमियों से और उनके जो नस्ली तासुब है उससे उनको आज़ादी मिल चुकी है. नाउ दे विल बी फ्री टू एंजॉय देयर सिविल राइट्स एंड प्रिविलेजेस. अब वो आज़ाद हैं, अपने शहरी हकूक एंजॉय करेंगे, अपने सहूलियात जो हैं वो उनको मिलेंगी. दे विल बी एबल टू वॉक टॉल. वो फख्र से चलेंगे. विदाउट एनी फियर्स इन देयर हार्ट्स. उनके दिलों में कोई खौफ नहीं होगा. एश्योर्ड ऑफ इनएलिएनेबल राइट टू ह्यूमन डिग्निटी. क्योंकि उनको यकीन होगा कि उनको एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल, इंसानी वकार हासिल हो चुका है. एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम जो एक इंसान का होता है वो उन्हें हासिल. इनएलिएनेबल विच इज अनचेंजेबल नाउ, जो अब चेंज नहीं हो सकता. इट इज नॉन ट्रांसफरेबल. A rainbow nation at peace with itself and the world, and says that it is South Africa is now a rainbow nation. Rainbow का मतलब ये है कि rainbow has 7 different colors, you know. Now South Africa is the rainbow nation. He means to say rainbow nation. Again he uses a figurative language. He says that South Africa is a rainbow nation. अब इसका ये मतलब नहीं है कि साउथ अफ्रीका रेनबो है. He means to say, इसका दूसरा मतलब है वो ये है कि many different classes of people belonging to different ethnic groups, they belonging to different religions, different faiths, they are living together in one nation. साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक नस्ल के लोग नहीं हैं, बहुत सी मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक, मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं. इसीलिए उसने कहा कि इट इज अ रेनबो नेशन विद डिफरेंट कलर्स, मीन्स विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल एट पीस विद इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड, बट दीज पीपल आर पीसफुल. South Africa is from now onwards is a peaceful nation, peace within and peace beyond. बाहर भी दुनिया के साथ भी ये पुरअमन तरीके से रहेंगे और अपने मुल्क में भी ये पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारेंगे. Your question number 5 is, what does Nelson Mandela mean by South Africa being once the skunk of the world? Your answer is, the word skunk means despicable. स्कंक का मतलब क्या है? काबिल नफरत और डिस्गस्टिंग पर्सन, जिसके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, who emits foul smell, you know. So Nelson Mandela says that the people of South Africa were hated by the rest of the world. दुनिया के लोग उनसे नफरत करते थे. For the long time they had been spurned, outlawed and isolated by the rest of the world. उनको reject किया गया, spurned, outlawed. They had no law, no protection of law, and they have been isolated. उनको अकेला कर दिया from the rest of the world. So people had never given them respect and dignity. लोग उनको कभी respect और dignity, इज्जत नहीं देते थे. They were suffering under pernicious ideology, pernicious, harmful. They were
suffering under harmful ideology and the practice of racism and racial oppression. नस्ली तासुब की बुनियाद पर उन पे जुल्म किया जाता था. They have always suffered the indignity of being the skunk of the world. उनको skunk कहा जाता था कि they are despicable people emitting foul smell. They are disgusting people. So he says that they have always suffered the indignity of being the skunk of the world. Coming to the summary of your chapter, Glory and Hope. Now see, this is how you have to summarize it. Glory and Hope is a historical speech delivered by Nelson Mandela when he became the first president of South Africa. He starts his speech by addressing the high authorities, royal highnesses, his comrades and friends. He thanks them for their great contribution in bringing about new liberty in true sense to South Africa and says that this is the matter of great pride for South Africans. सबसे पहले वो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया कि आज साउथ अफ्रीका के पास ये एक उसके लिए फख्र का मुकाम है कि उसके पास न्यू लिबर्टी, एक नई आज़ादी मिली उनको. Then he expresses his sense of belonging. फिर आप वही, अगर if you have learned that answer properly, बेटा, my dear students, I advise you to learn the answers properly. You can summarize those answers. You can combine those answers into a summary. उन्हीं आंसर्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपकी समरी बन जाएगी. इफ यू हैव लर्न द आंसर, व्हाट फिगरेटिव लैंग्वेज डज नेल्सन मंडेला यूज टू डिस्क्राइब हिज सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू हिज ओन लैंड, इफ यू हैव लर्न दैट आंसर प्रॉपरली, you can easily write these lines. Then he expresses his sense of belonging to his homeland by saying that people of South Africa are as intimately attached with the soil of this land as famous jacaranda trees of Pretoria and mimosa trees of Bushveld. Each time they touch the soil of their land, they feel a sense of personal renewal. Now, if you have learned the other answer to the question, what was the situation like in South Africa before the new liberty and glory? Again, you have to write the situation in South Africa was worst as country was torn apart in terrible conflict due to the practice of racism and racial oppression. But now the humanity has taken them back into its bosom and they are proud to be host to the nations of the world on their own soil. आज वो अपनी सरजमीन पे दुनिया के लोगों को बुलाया है, वो खुद मेजबान है और बहुत से लोगों को वेलकम कर रहे हैं. He hopes that these people will stand by them to tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism and democracy. He says that यही लोग जिन्होंने हमारी मदद की है आज ये आज़ादी हासिल करने में, I hope they will stand by us, वो फिर भी हमारे साथ खड़े होंगे because we have so many challenges. कौन से चैलेंजेस हैं उनके? बिल्डिंग पीस, उन्होंने अमन कायम करना है, खुशहाली लानी है, प्रॉस्पेरिटी, नॉन सेक्सिज्म, दे हैव जेंडर, they have to create a society in where there will be no gender discrimination, non-racialism without any biasness on the basis of race and democracy. He thanks the masses of people for their contribution, especially his second deputy president F.W. de Klerk and the security forces who played their role in conducting fair elections. He feels proud to announce that the time of healing wounds has arrived. The time to bridge the chasm has come, for they have at last achieved their political emancipation. Now they promise themselves to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. They commit themselves to the construction of a complete, just and lasting peace. They will build a society where both black and white will be able to walk tall without any fear in their hearts, assured of their unalienable rights to human dignity, a rainbow nation at peace with itself and the world. He pays tribute to all the heroes and heroines who sacrificed in many ways and have been rewarded with freedom. Then he announces that let there be justice for all. Finally, he gives his final word now. He says that let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, water and salt for all. Now he ensures them of complete equality.
and all the privileges and rights. He seems determined when he says that never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब कभी ऐसा नहीं होगा कि इस खूबसूरत सरजमीन पे कोई एक बंदा दूसरे पे जुल्म करे and suffer the indignity of being the skunk of the world. We shall no more be considered as skunk or despicable people of the world. Now within inverted commas you will summarize it. You will conclude this summary. The sun shall never set on so glorious a human achievement. इंसान की कामयाबी पे कभी भी सूरज इस शान से तलू नहीं हुआ होगा. Let freedom reign. Let freedom rule. God bless Africa. Beta, this is how you people have to summarize the chapter Glory and Hope. I hope it is now very much clear to you. If there is any query, if there is any question, you may ask in your comments. Please press the like button once you have once you have watched this video, please. Beta, please like का button ज़रूर press कीजिएगा. Thank you so much.